गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप? हाँ जी, चलिए आज हम पढ़ते हैं आपकी दिव्या भारती का पाठ पर्यावरण प्रदूषण। तो बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण शब्द से आप अनजान नहीं हैं, है ना? सुनते आ रहे हैं, स्कूल में आप अक्सर सुनते होंगे कि पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होने देना है। कई सारे हम लोग देखते हैं कि इसके लिए डेज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, अलग अलग फंक्शंस किए जाते हैं इसके लिए कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। तो पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है बच्चों, और उसे किस तरह से हम प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, आइए देखते हैं। एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको आज ये पढ़ाऊंगी। देखिए बच्चों, प्रकृति का ना करो हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। कितनी अच्छी पंक्ति है। प्रकृति का ना करो हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। धरती करे पुकार, पर्यावरण में करो सुधार। धरती करे पुकार, पर्यावरण में करो सुधार। कि धरती पुकार रही है कि पर्यावरण को उसमें सुधार करो, उसे अच्छा करो, खराब मत करो। प्रकृति का ना करो हरण मत करो, प्रकृति को नाश मत करो, उसे बचाओ, अपने पर्यावरण को बचाओ। तो आओ मैं आपको ये दिखाती हूँ चार्ट में क्या है। देखिए, पर्यावरण क्या है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण का। ये देखिए चार्ट कितना अच्छा सा है बच्चों। इसके माध्यम से मैं आपको आज पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ाऊंगी। पुकार, पर्यावरण में करो सुधार। देखिए बच्चों, ये हमारी धरती है, कितनी अच्छी है, साफ सुथरी। आहा, देखो कितने हरे भरे पेड़ हैं, सूर्य उग रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, कितना अच्छा मौसम है। देखिए पौधे भी अच्छे से उग रहे हैं, पहाड़ देखो साफ सुथरा, जल बिल्कुल स्वच्छ। इस समय धरती कैसी है, देखो खुश है ना। लेकिन इस तरफ देखिए, दूसरी तरफ क्या है, यहाँ देखिए फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, हम कचरा फेंक रहे हैं, धरती को गंदा कर रहे हैं, पानी में सारा फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है, सारी गंदगी क्या कर रहे हैं हम, अपनी धरती को गंदा कर रहे हैं। धरती तो है हमारी, जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हम आगे बढ़ते हैं, खाते पीते हैं, जो हमें सब कुछ देती है, और उसे ही हम क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। देखिए ये इस साइड देखिए, धरती का मुख कितना परेशान है, वो कितनी दुखी है। क्यों है? क्योंकि हम उसे गंदा कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, इसको हम समझते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, दो शब्द हैं ये, पर्यावरण और प्रदूषण। पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर का आवरण। पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर का आवरण। हमारे चारों ओर का आवरण क्या है हमारे चारों तरफ, पानी, जलवायु, धरती, पेड़ पौधे, आकाश, यही सब तो है। इन्हीं सब से तो हमारा पर्यावरण बनता है। और प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण का अर्थ होता है गंदा करना, अस्वच्छ करना या अपवित्र करना। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या हुआ कि हम अपने चारों ओर के आवरण को गंदा करते हैं, अस्वच्छ करते हैं, वो होता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से फैलता है बच्चों, इसके प्रकार देखिए। मुख्य, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये इसके मुख्य प्रकार हैं। क्या होता है वायु प्रदूषण, वायु में अन्य पदार्थों का मिलना या किसी तरह की धूल मिट्टी का मिलना। वायु में जब अन्य पदार्थ मिल जाते हैं या धूल मिट्टी मिल जाती है और वो प्रदूषित हो जाती है, वो वायु प्रदूषण कहलाता है। फिर जल प्रदूषण, जब कोई भी गंदी चीज या गंदे पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। गंदे पदार्थ क्या होते हैं, जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग आते जाते नदियों में कूड़ा फेंक देते हैं, राख फेंक देते हैं, अपने घर की गंदे वस्तुएं ले जाकर फेंक देते हैं, तो जल भी तो प्रदूषित होता है ना, वैसे ही। फिर देखिए मृदा प्रदूषण, गंदे या जहरीले पदार्थों का मिट्टी में मिलना। जो गंदे पदार्थ होते हैं उन्हें हमने निकाल के धरती पर फेंक दिया, बाहर जमीन पर डाल दिया, क्या होता है, उससे भी मिट्टी दूषित होती है। ध्वनि प्रदूषण, तेज आवाज से वायुमंडल का नुकसान होता है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, जो बहुत तेज आवाज होती है, जैसे आपने सुना फैक्ट्रियों में से बहुत तेज सायरन की आवाज होती है। हम लोग कभी शादी वगैरह होती है, कोई फंक्शन होता है, बहुत तेज डीजे बजा देते हैं, तो ये जो बहुत तेज आवाज होती है, ये ध्वनि को प्रदूषित करती है। और वायु प्रदूषण में क्या होता है, वायु प्रदूषण में भी गंदी गैसें, जैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, मोटरसाइकिल, बाइक्स, गाड़ियों से धुएं निकलते हैं, या हम लोग आग जला देते हैं, उनसे जो धुआं, उसमें जो गैसें निकलती हैं, उसमें गैस होती है बच्चों सब में, तो वो गैसें क्या करती हैं, वायु को प्रदूषित करती हैं। अब देखिए बच्चों, वायु प्रदूषण के नुकसान, क्या क्या नुकसान होते हैं। तापमान में वृद्धि, वायु के प्रदूषित होने से, पर्यावरण के प्रदूषित होने से हमारे तापमान में वृद्धि होती है। ओजोन परत खत्म हो रही है, या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। बच्चों, आपने ओजोन परत, ओजोन लेयर के बारे में तो सुना है ना, हमारे वायुमंडल के चारों तरफ ओजोन परत होती है। ये क्या करती है, इसका काम होता है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, बहुत खतरनाक रेज होती हैं, तो ये उनसे हमें बचाती है। मतलब हमारे और उस किरणों के बीच में एक लेयर है, एक परत है, वो
ओजोन परत है वो इन किरणों से हमें बचाती है, क्योंकि ये किरणें सीधे अगर हम पर पड़ती हैं तो ये बहुत नुकसान करती हैं। इससे बहुत सारे स्किन डिजीज होते हैं, यानी कि त्वचा रोग हो जाते हैं, कैंसर होते हैं, तो उससे हमें बचाती है। तो तापमान जब हमारा बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, तो ये परत हमारी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। दूसरा नुकसान देखिए पर्यावरण में प्रदूषण से वर्षा की कमी। वर्षा की कमी क्यों होती है? क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में काटे जा रहे हैं, जिससे वर्षा कम हो रही है। गर्मी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बच्चों, पेड़ जो हैं आप जानते हैं वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो जब पेड़ ही बहुत ज़्यादा मात्रा में काटे जा रहे हैं तो वर्षा की कमी हो रही है। अब आप देखते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश के दिन बहुत कम रह जाते हैं। नहीं तो पहले क्या था, वातावरण जो था बहुत ठंडा ठंडा था, मौसम जो है संतुलित होते थे सारे, समय से गर्मी होती, समय से बारिश होती थी, समय से ठंड भी पड़ती थी। लेकिन अब क्या होता है, कुछ भी संतुलित नहीं है, वर्षा बहुत कम होती है, जितनी होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं होती है। तीसरा देखिए असंतुलन, प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, कहीं अत्यधिक वर्षा, कहीं सूखा। तो ये पर्यावरण प्रदूषण का ही नुकसान है बच्चों, प्रभाव है, जिससे कि प्रकृति का पर असंतुलन हो रहा है। कहीं पर आप देखते हो बच्चों कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है, उससे क्या होता है, बाढ़ तक आ जाती है, और कहीं कहीं स्थानों पर सूखा पड़ता है। हमारे यहाँ भी कम बारिश होती है, किसी प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, खेती नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण नुकसान होते हैं। ये आपको मैंने कुछ नुकसान बताए। अब पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के भी कुछ उपाय हम देखिए पढ़ते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से रोकने के लिए फैक्ट्रियों के धुएं को कम करना चाहिए। तो जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है इसे कम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये धुआं निकल के वायुमंडल में नहीं जाएगा, हमारी हवा दूषित नहीं होगी। फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को भी पानी में नहीं डालना चाहिए। फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है उसका क्या करते हैं वो लोग, सीधे पानी में बहा देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी नदियाँ भी दूषित होती हैं, हमारा जल दूषित होता है। उस दूषित जल से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जानवर और पक्षी जो होते हैं वो भी मर जाते हैं, और हम अगर उस पानी का सेवन करते हैं हम भी बीमार होते हैं। पॉलीथीन के इस्तेमाल को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रदूषण करता है, इसके जलने से भी प्रदूषण होता है। हाँ बच्चों, पॉलीथीन का आपने देखा है ना, कई बार गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन किया, फिर भी हम लोग पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो होती है ना खत्म नहीं होती है। इसको मिट्टी में दबा देते हैं, वैसे की वैसी रहती है, खत्म नहीं होती है। उससे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी भी सारी खराब हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए ताकि हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहे। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे प्रकृति संतुलित रहे। खेतों में पराली या दूसरी चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। हमें खेतों में पराली नहीं जलानी चाहिए और चीज़ें नहीं जलानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि धुआं निकलता है ना, उसमें से अलग अलग गैसें निकलती हैं, उससे वायु प्रदूषित होती है। तो ये था बच्चों हमारे पर्यावरण के प्रदूषण के नुकसान जो होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से क्या क्या होते हैं, उसको कम करने के उपाय। ये आपका पर्यावरण प्रदूषण का चार्ट है। और अब चलिए आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए। अब हम पाठ पढ़ेंगे आपका 14, पर्यावरण प्रदूषण। चलिए बच्चों, सभी बुक निकाल लिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं आपके पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण में आपकी बुक में क्या क्या दिया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने बताया कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं और हमारा पर्यावरण किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है, उसे रोकने के उपाय क्या किए जाने चाहिए, प्रदूषण से मानव जीवन को क्या खतरा उत्पन्न हो रहा है। अभी मैंने आपको ये सब चार्ट में बताया। आइए अब बुक पढ़ते हैं आपकी। पर्यावरण का अर्थ। बच्चों, पर्यावरण का क्या अर्थ है? हमारे चारों ओर के भौतिक वस्तुओं का घेरा। अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारे चारों ओर जो भी है, जलवायु है, पेड़ पौधे हैं, आकाश है, सब कुछ, उनका जो आवरण है, घेरा है, वो हमारा पर्यावरण। हमारे चारों ओर वायु का घेरा बना हुआ है, उसे वायुमंडल कहते हैं। बच्चों, जो वर्ड्स मैं टिक कर रही हूँ आप भी साथ साथ अंडरलाइन करते चलें। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त सूर्य का प्रकाश भी पर्यावरण में व्याप्त है। व्याप्त का अर्थ होता है फैला हुआ, कि वायुमंडल के अतिरिक्त सूर्य का प्रकाश भी पर्यावरण में फैला हुआ है। भौतिक होता है संसारिक वस्तुओं का घेरा। साथ ही हमारे आसपास पेड़ पौधे तथा पानी भी है। ये सब मिलकर ही पर्यावरण की रचना करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हवा, पानी, भूमि, पेड़ पौधे, प्राणी, ताप, ध्वनि, ध्वनि होता है आवाज़, चुंबकत्व से घिरा प्रदेश पर्यावरण कहलाता है। अच्छे पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अतः हमें पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। यदि पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना बच्चों? आप जानते ही हैं, जब दूषित पर्यावरण होगा तो स्वास्थ्य भी क्या होगा, खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि कितना धुआं निकल रहा है। देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे डस्टबिन गिरा हुआ है, उसमें से कुत्ता कुछ खा रहा है, कितनी गंदगी है, कितना धुआं, वातावरण कितना गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है।
प्रकृति हमें निवास के लिए भूमि देती है, श्वास प्रश्वास के लिए वायु और जीवन शक्ति के रूप में सूर्य का प्रकाश और ताप देती है। यहाँ पे एक लेखक ने बताया कि प्रकृति हमें रहने के लिए जगह देती है, श्वास यानी कि सांस लेना, प्रश्वास होता है सांस छोड़ना, उसके लिए हमें वायु देती है, जीवन शक्ति के रूप में हमें सूर्य का प्रकाश और ताप मिलता है। ये सभी प्राय हमें वास्तविक स्वरूप में शुद्ध होते हैं। जब ये आते हैं हमारे पास, हमें मिलते हैं, तभी शुद्ध रूप में मिलते हैं। परंतु मोटर वाहनों तथा कारखानों से निकले धुएं एवं कारखानों तथा हमारे घर से निकले अविघटित कचरे आदि से ये अशुद्ध और दूषित हो जाते हैं। अब जब ये प्रकृति हमें देती है तब तो ये शुद्ध होते हैं, लेकिन जब प्रकृति में गंदगी होती है, जैसे धुआं हुआ, कारखाने से निकलते हैं चीज़ें, वो सब क्या होता है, इनको दूषित कर देते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। उदाहरण के लिए वायु को लो। वायु में हम हर समय सांस लेते और छोड़ते हैं। शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों में जाकर हमें प्राण शक्ति देती है। प्रश्वास द्वारा हम दूषित वायु को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार अनेक प्राणी वायुमंडल को अपने प्रश्वासों से दूषित करते हैं। देखिए, हम हर समय सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन जब हम लेते हैं ऑक्सीजन, आप जानते हैं, जो हमारे फेफड़ों को प्राण शक्ति देती है, और प्रश्वास जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम दूषित वायु बाहर निकालते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर दूषित वायु होती है उसे बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, वो वायु भी तो वातावरण को दूषित कर रही है ना। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त कल कारखानों तथा वाहनों से निकला हुआ धुआं, जिससे कई दूषित गैसें होती हैं, वह भी वायुमंडल को गंदा करती है। कल कारखाने होते हैं बच्चों, फैक्ट्रियों, और जो वाहनों से धुआं निकलते हैं वो सब वायु, उसमें भी कई प्रकार की दूषित गैसें होती हैं जो कि वातावरण को गंदा करती हैं। प्रकृति में स्थित पेड़ पौधे श्वास प्रश्वास के में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सांस लेने की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और सांस छोड़ने की क्रिया में वो ऑक्सीजन, जबकि हम उल्टा करते हैं, हम सांस ऑक्सीजन से लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। परंतु इस बात का दुख है कि जो पेड़ पौधे संपूर्ण प्राणी जगत को प्राणदायक वायु देते हैं, मानव उन्हीं पेड़ पौधों को काट काट कर नष्ट कर रहा है। अब आप देखिए कि वो पेड़ पौधे हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, उसे शुद्ध करके हमें ऑक्सीजन के रूप में देते हैं, जिससे हमारे पास हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का एक संतुलन बना रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार उन्हें काटते हैं। जब हम पेड़ों को काटते हैं, पेड़ रहेंगे ही नहीं, तो हमें शुद्ध वायु कहाँ से मिलेगी, वायु का शुद्धिकरण कैसे होगा, क्योंकि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं सांस छोड़ने के समय। परिणामतः वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, नगरों में तो रहना ही कठिन हो रहा है। मानव पेड़ पौधों की उपयोगिता जानता है, फिर भी पेड़ पौधों को काटना उसकी मजबूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों से ईंधन, इमारतों, फर्नीचरों के लिए तथा अन्य कामों के लिए लकड़ी मिलती है। देखो, पेड़ पौधों से हमें ईंधन मिलता है, इमारतें बनाते हैं, फर्नीचर मिलता है, लकड़ी मिलती है बहुत सारी। पेड़ पौधों की महत्ता को देखते हुए वन महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, वन महोत्सव मनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम यही तो कहते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पेड़ ना काटें। एक तरह से त्योहार के रूप में से मनाते हैं, जिससे पेड़ पौधे की वृद्धि हो। फिर भी पेड़ पौधे उस संख्या में नहीं लगाए जा रहे हैं जिस संख्या में उन्हें काटा जा रहा है। फिर भी उस संख्या में हम पेड़ पौधों को नहीं लगा पा रहे हैं जितनी ज़्यादा हम काट रहे हैं। परिणामतः हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। मतलब इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। वायु को शुद्ध करने में सूर्य का ताप, वर्षा का भी बहुत योग रहता है। धूप हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करती है। देखो, जो धूप से भी हानिकारक कीटाणु खत्म होते हैं। वर्षा से का भी इसमें रिजल्ट होता है। देखिए, वर्षा का सहयोग होता है। वर्षा आकाश में व्याप्त कई प्रकार की गैसों और धूल कणों को अपने पानी में मिलाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाती है। देखिए, वर्षा का जल कैसे शुद्ध करता है, कई प्रकार की जो गैसें होती हैं आकाश में और धूल कणों को अपने पानी में मिलाकर पर्यावरण को शुद्ध कर देती हैं। परंतु आजकल हमारे मकान और कार्यालय इस प्रकार बन रहे हैं कि उनमें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाता। वनों के कट जाने से वर्षा भी यथासमय तथा पर्याप्त नहीं होती। देखिए, आजकल घर ऐसे बनते हैं कि उसमें सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है, तो वहाँ पे शुद्धि नहीं हो पाती घरों में, और वन इतने ज़्यादा काटे जा रहे हैं कि वर्षा भी सही तरह से नहीं होती, जैसा मैंने आपको अभी पढ़ाया था। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जिस वायुमंडल में हम श्वास ले रहे हैं वह रोगों को उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से जहां हम सांस लेते हैं इस वायुमंडल में, वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा रोग हो रहे हैं। अब जल को लीजिए, झरनों तथा हिमानियों से आता हुआ जल प्रायः शुद्ध होता है, परंतु कल कारखानों से निकला कूड़ा करकट तथा नगरों से सीवरों में बहते मलमूत्र आदि सभी को नदियों में गिरा दिया जाता है। हिमानियाँ होती हैं बच्चों, बर्फ का विशाल ढेर होते हैं जो ऊंचे ऊंचे। अब झरनों से पानी आता है, वहीं से आता है, बर्फ पिघलती है जब ये, तो ये जब शुद्ध रूप में आता है। लेकिन जो कल कारखाने से निकला हुआ कूड़ा करकट होता है, नगरों में ये जो पाइप होते हैं बड़े बड़े, उनसे सारा मलमूत्र क्या होता है, इस पानी में गिराया जाता है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे चित्र में आप देख पा रहे हैं, उससे जल दूषित हो जाता है। यद्यपि नगरों में इसे स्वच्छ करने के पर्याप्त साधन है,
तथापि शुद्ध जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। नगरों में ऐसे साधन है कि इसे शुद्ध किया जा सके जल को, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल पा रहा है। हैजा तथा पेचिश आदि कितने ही रोग दूषित जल के कारण प्राण हर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गंदा पानी पीने से हैजा और पेचिश नामक कितने ही रोग हो रहे हैं, जिनसे व्यक्तियों के प्राण चले जाते हैं, मतलब मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी, जिसे माँ कहकर हम अपना घनिष्ठ संबंध जोड़ते हैं, वह भी हमारी त्रुटियों के कारण दूषित हो रही है। पृथ्वी यानी कि हमारी धरती माँ, हमारी मातृभूमि, हमारे कूड़े कचरे में प्रायः वे पदार्थ होते हैं जिनका विघटन नहीं हो पाता है। विघटन का अर्थ होता है बच्चों नाश। ऐसे कई सारे पदार्थ हम कूड़े कचरे में डालते हैं जिसका नाश नहीं होता, जो खत्म नहीं हो पाते, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, रबड़ तथा टायर आदि। ये जो होते हैं प्लास्टिक की थैली, रबड़, टायर, ये कभी भी नष्ट नहीं होते बच्चों। ये क्या करते हैं, वायु मृदा को और ज़्यादा दूषित कर देते हैं। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति तो कम हो ही रही है, साथ ही यदि ये किसी पशु के पेट में चले जाएं तो इससे उसके प्राण भी जा सकते हैं। देखिए, भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होती है, उर्वरा शक्ति ह्रास हो जाता है, लेकिन अगर कोई प्राणी, पशु इसे खा लेता है ना, तो वो मर जाता है इससे। इसके अतिरिक्त गांवों तथा नगरों में यद्यपि कूड़े कचरे के लिए कूड़ाघर बनाया जाता है, तथापि लोग सड़कों तथा गलियों के किनारे एवं इधर उधर कूड़े के ढेर बनाते हैं। इससे बदबू तो उठती रहती है, उन पर मक्खियां भी भिनभिनाती हैं। ये मक्खियां अपने साथ कीटाणु लेकर हमारे भोजन पर बैठकर उसे दूषित कर देती हैं। परिणामतः हम अनेक बीमारियों के शिकार होते हैं। तो बच्चों, हमेशा आप भी ध्यान रखें, कूड़े को कूड़े दान में डालें। सड़कों पर अपने घर के बाहर की कूड़ा कभी नहीं फेंकना चाहिए। जो कूड़ा गाड़ी आती है, कूड़े गाड़ी में डालें या कूड़े दान में डालें, कूड़े घर में डालें। क्योंकि क्या होता है, उस कूड़े पर हम लोग घर के बाहर या किनारों पर कूड़ा फेंक देते हैं, वहाँ पे मक्खियाँ बैठती हैं, गंदगी होती है बहुत उसमें। वही मक्खियाँ हमारे खाने पर बैठती हैं, जिसे खाकर हम बीमार होते हैं। हमारा पर्यावरण इन्हीं से दूषित नहीं होता, बल्कि अत्यधिक तेज ध्वनि से भी दूषित होता है। देखो, आप देख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन कैसे होता है। इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जहाँ हमारे रेडियो, दूरदर्शन, ट्रांजिस्टर, लाउड स्पीकर आदि रात दिन चलकर वायु में हलचल पैदा करते हैं, वहीं सड़कों पर रात दिन दौड़ती मोटर गाड़ियां भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। देखो बच्चों, हम बहुत तेज आवाज़ में जब हम रेडियो चलाते हैं, टीवी चलता है, ट्रांजिस्टर, लाउड स्पीकर चलता है, और गाड़ियों में से धुआं निकलता है, गाड़ियों की आवाज़, जब गाड़ियाँ चलती हैं उनमें से बहुत तेज हॉर्न की आवाज़ होती है। तो ये सब क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। मनुष्य ध्वनि प्रदूषण से विक्षिप्त रहता है। विक्षिप्त का अर्थ है परेशान। वह ठीक प्रकार से सोच नहीं पाता, कार्य में ध्यान नहीं लगा पाता, कई बार ऊंची ध्वनियाँ उसे बहरा कर देती हैं। आप देखते हैं आजकल कानों की समस्याएं बहुत उत्पन्न हो रही है, बहुत जल्दी बहरेपन का रोग हो जाता है सबको, किसी को ऊंचा सुनाई देने लगता है। तो वो क्यों होता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षों को बढ़ाना अनिवार्य है। अनिवार्य का अर्थ है जरूरी, कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है तो वृक्षों को बढ़ाना चाहिए, जरूरी है। अपने महत्व के कारण ही वृक्ष हरा सोना कहलाते हैं। देखो बच्चों, वृक्षों को क्या कहते हैं, हरा सोना। क्यों, उनके महत्व के कारण, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लाभ हैं उनके। भूमि को शुद्ध तथा पवित्र रखने के लिए जहाँ जहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, निश्चित स्थान पर गंदगी डालकर या तो दबा देनी चाहिए या भस्मसात कर देनी चाहिए। भस्मसात का अर्थ है जलाकर राख कर देनी चाहिए। देखिए, इन्होंने एक उपाय बताया कि भूमि को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए जगह जगह हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। निश्चित स्थान पर एक जगह पर गंदगी डालकर या तो उसे दबा दें या उसे जला दें, जलाकर राख कर दें। कल कारखानों की गंदगी को भी उचित स्थान पर डाल देना चाहिए, ना कि नदियों में। उस गंदगी को भी एक जगह पर होनी चाहिए, बनानी चाहिए, वहाँ पे डाल दें। नदियों में डालकर नदियों को गंदा ना करें। गंदे नालों के जल में से गंदगी का अंश खाद रूप में अलग कर उसे स्वच्छ कर देना चाहिए। इसी प्रकार कारखानों के धुएं से निष्कासन की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वायु दूषित न हो पाए। सड़कों पर उन्हीं वाहनों को चलने की अनुमति दी जाए जो कम धुआं छोड़ते हों तथा जिनके धुएं वायु प्रदूषण के कम से कम तत्व। देखो बच्चों, ये उपाय दिए गए हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, यहाँ देखिए वायु प्रदूषण हो रहा है। इस दृष्टि से भारत की राजधानी दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर संपूर्ण परिवहन व्यवस्था एक ऐसी गैस पर निर्भर हो गई जिसमें लगभग न के बराबर प्रदूषण होता है। और इस गैस का नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी। बच्चों, आपने नाम सुना होगा कि दिल्ली में सभी जो वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं वो सीएनजी गैस की ही चलती हैं। उससे क्या होता है, धुआं नहीं होता है, वो प्रदूषित नहीं करती है वातावरण को, अर्थात घनीकृत प्राकृतिक गैस। दिल्ली पहला ऐसा शहर है जिसकी अधिकतर परिवहन व्यवस्था सीएनजी पर आधारित है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु ध्वनि साधनों के प्रयोग के लिए समय निश्चित होना चाहिए। साथ ही
बसों तथा ट्रकों आदि को ध्वनि को कम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जो ध्वनि वाले साधन है उनका एक समय होना चाहिए, निश्चित समय में ही वो चलने चाहिए। इस प्रकार यदि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए विवेक द्वारा प्रयास किया जाए तो पर्यावरण की समस्या बहुत कुछ सुलझ सकती है। विवेक का अर्थ है बुद्धि। अगर हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकना चाहते हैं तो बुद्धि से काफ़ी सारे उपाय किए जा सकते हैं जिससे हमारे पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या सुलझ सकती है। तो बच्चों, मैंने आपको अभी इसके कठिन शब्द भी बताए हैं, वो करने हैं आपको देखकर और शब्दार्थ करके, उसके बाद आप इसका प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ लिया पर्यावरण प्रदूषण। अब हमें सबसे पहले नोटबुक में आपकी एंट्री करनी है क्या? पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण कठिन शब्द। सबसे पहले आप कठिन शब्द लिखेंगे। देखिए, बोर्ड पे मैंने सभी कठिन शब्द लिख दिए। इन्हें सबको आपको पहले अपनी नोटबुक में नोट करना है, उसके बाद आप इसके शब्दार्थ करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर पे आएंगे। तो अच्छी तरह से इन्हें देखिए और नोट कीजिए।